आ सकता है, एक सेल आ सकता है और एक मॉर्गेज आ सकता है। तो अभी सेल पढ़ेंगे, मॉर्गेज उसके बाद पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ की जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है। इसमें डेफिनेशन देखेंगे, सेल एग्जीक्यूट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड सेल जो सेक्शन 54 में दिया गया है। और जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है ना, उसी को ही बोलते हैं कि हाउ सेल मेड, मतलब कितने का रजिस्ट्रेशन कराना है, कितने अमाउंट का रहेगा रजिस्ट्रेशन कराना है, कितने अमाउंट का है तो नहीं कराना है, ये चीज़ एग्जीक्यूशन में आता है। तो मीनिंग ऑफ सेल, तो सेक्शन 54 बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड, प्रॉमिस टू बी पेड और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस। कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो रहा है किसके बदले में, पैसे के बदले में। पैसा जो है या तो पे कर दिया गया है या तो फिर प्रॉमिस किया गया है कि पे करेंगे, या फिर आधा पे कर दिया गया, आधा प्रॉमिस किया गया। डेफिनेशन अप्लाइज दैट इम्प्लाइज, बोल यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ मैं, इम्प्लाइज दैट देयर मस्ट बी ट्रांसफ़र, मतलब डेफिनेशन बता रहे हैं कि यहाँ पे दो चीज़ बहुत ज़रूरी है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होना है और मॉनेटरी कंपनसेशन होना है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कैसे होगा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होगा तो क्या होगा, बंडल ऑफ राइट्स, जो ओनरशिप होती है ना वो बंडल ऑफ राइट्स प्रोवाइड करती है एसोसिएटेड विद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के साथ में लिंक्ड बहुत सारे राइट प्रोवाइड करती है, जैसे यूज़ करना, पजेस करना, ठीक है, ट्रांसफ़र करना, ये सब अलग अलग टाइप ऑफ राइट्स है, बंडल ऑफ राइट्स प्रोवाइड करती ओनरशिप। तो ओनरशिप जो कि अटैच रहता है प्रॉपर्टी के साथ में, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो रहा है इसके बीच में, सेलर और बायर के बीच में। और जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जैसे लीज, मॉर्गेज, लाइसेंस, यहाँ पे पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए हम लोग उसको सेल नहीं मानते हैं। अब मॉनेटरी कंपनसेशन कैसे होगा, तो वही चीज़ हमने अभी देखा। मॉनेटरी कंपनसेशन होगा फुल्ली पेड या प्रॉमिस टू बी पेड इन फ्यूचर एंड पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। एन एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, हाँ कंसिडरेशन 1 रुपये हो या 1000 रुपये हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम अमाउंट में भी अगर सेल कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी है 1 CR की और उसको हम सेल कर रहे हैं 1 लाख में, तो वो मतलब अब फिर इस चीज़ का वो नहीं ले सकते, डिफेंस नहीं ले सकते कि ये प्रॉपर्टी की वर्थ इतनी है तो इतने में क्यों बेचेंगे, ऐसा वैसा कुछ ऐसा डिफेंस नहीं ले सकते। अगर सेल हुई है, प्रॉपर है, रजिस्टर्ड है, एग्जीक्यूट हुआ गया, तो वो एनएडिक्वेसी या फिर कम है कंसिडरेशन, ये चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकते, वो इररेलेवेंट रहेगा, वो मैटर नहीं करता कितना कंसिडरेशन दे रहे हैं, बस कंसिडरेशन फुल्ली पेड होना चाहिए, प्रॉमिस टू बी पेड होना चाहिए या फिर पार्ट प्रॉमिस या पार्ट पेड होना चाहिए। फिर एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन में हम लोग हाउ सेल मेड भी बोल सकते हैं। एग्जीक्यूशन अगर टेंजिबल है, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक टेंजिबल और इनटेंजिबल। जो टेंजिबल होते हैं उसको हम लोग टच कर सकते हैं, टेंजिबल मीन्स टचेबल एक तरह से, इनटेंजिबल अनटचेबल। तो जो जिस प्रॉपर्टी को हम लोग टच कर सकते हैं, अगर उसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, करना ही करना पड़ेगा। अगर 100 से वैल्यू कम है तो सेल जो है कंप्लीट कैसे होगा हमारा, या तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से हो जाएगा, कंपलसरी नहीं है लेकिन करा सकते हैं, या फिर बाय डिलीवरी और पोजेशन, अगर पोजेशन डिलीवर कर दी तो भी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो होता है, जैसे प्रॉमिस, मतलब जैसे होता है ना कि एग्रीमेंट हो गया कि हाँ XYZ प्रॉपर्टी बेच देंगे करके, तो वो हुआ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। ये खाली एक एग्रीमेंट होता है, ये प्रिस्क्राइब करता है कंडीशंस को जो फ्यूचर सेल होगा, ठीक है। इसको एक्चुअल में सेल नहीं बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है ओनरशिप, और एनी तरह का इंटरेस्ट या चार्ज, मतलब लीगल इंटरेस्ट क्रिएट भी नहीं हो रहा, ना ही चार्ज क्रिएट हो रहा। चार्ज मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी में एक तरह का भार, कि प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट होगा कुछ भी रहेगा उसमें इस व्यक्ति के जैसे किसी का चार्ज इन्वॉल्व है,
तो उस प्रॉपर्टी से ले सकते हैं, वो चार्ज होता है, उतना वो डीप कॉन्सेप्ट है थोड़ा। इसके बाद इट ओनली गिव्स द राइट टू ऑब्टेन सेल डीड इन फ्यूचर, ये राइट देता है सेल डीड को फ्यूचर के लिए एज पर द एग्रीड टर्म। फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड सेल, एसेंशियल एलिमेंट सबसे पहले कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज देखेंगे। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी मीन्स दो पार्टी है, सेलर एंड बायर, तो जो खरीदने वाला रहेगा व्यक्ति वो, हाँ, इस दोनों जो पार्टीज है ना वो सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंट होने चाहिए। जो बायर रहेगा वो कैसा होना चाहिए, फिर सेलर देख लेते, सेलर कैसा होना चाहिए, उसके पास लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए ट्रांसफ़र करने की, वो प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। सेलिंग द प्रॉपर्टी, उसको लॉ प्रोहिबिट करे ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही माइनर होना चाहिए, ना ही अनसाउंड होना चाहिए, नॉर्मल नेचुरल जुडिस्टिक पर्सन होना चाहिए। अब बायर कैसा होगा, तो बायर होगा नॉट क्वालिफाइड बाय, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम परचेसिंग अ प्रॉपर्टी, मतलब उसको रोका नहीं गया है कि आप एक्स प्रॉपर्टी ले नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के लिए टीपीए में ही दिया गया है कि जैसे कोई एक्शनेबल क्लेम है, एक तरह की प्रोसीडिंग चलती है, ये भी एक तरह का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट टाइप से रहता है। एक्शनेबल क्लेम एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे 3rd यूनिट में। तो अगर वो एक्शनेबल क्लेम को बाय करना अलाउड नहीं है किसको, कोर्ट ऑफिशियल्स एक्शनेबल क्लेम को बाय नहीं कर सकते क्योंकि वो बार्ड बाय लॉ है, मतलब लॉ उसको मना कर रही है ये काम करने से, और वो बायर भी नेचुरल जुरिस्टिक पर्सन होना चाहिए। सेकेंड एसेंशियल है हमारा सेल प्रॉपर्टी का कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो इमूवेबल होना चाहिए। मींस इमूवेबल दो तरह से हो सकता है, टेंजेबल या इंटेंजेबल। टेंजेबल मींस लैंड बिल्डिंग वगैरह आ जाएंगी उसमें। इंटेंजेबल में जो भी इंटरेस्ट है, राइट टू वे, राइट टू कलेक्ट, फिशरी, रेंट एक्सेट्रा, ये इंटेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट में आ जाएंगे, प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, जब सेल हो रहा है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, ओनरशिप में होनी चाहिए, जो उसको दे रहा है सेलर जो है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इंक्लूड करेगी कोई भी चीज़ जो अटैच है अर्थ के साथ, या कोई बिल्डिंग, कोई लैंड, कोई फिक्चर मीन्स जैसे कि एग्जांपल के लिए ज़मीन है, ज़मीन के अधिकार है, ज़मीन के साथ में जो दीवार है वो भी हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, उसको फिक्चर बोलते हैं। और इसमें इंक्लूड क्या नहीं होगा, टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास, ये सब जो होते हैं टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स और ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्यों नहीं आते, क्योंकि इनको उगाया इसीलिए गया है ताकि उसको बेचा जा सके। ग्रास को मतलब कैटल फीडिंग के लिए काम आ जाता है, और क्रॉप्स और टिम्बर को बेचा जाता है, तो ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और इंक्लूड क्या क्या कर रहे हैं, जो कि बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि बिल्डिंग, लैंड वगैरह, उसको इंक्लूड कर रहे हैं। फिक्स्ड कंसिडरेशन फिक्स रहता है इन द फॉर्म ऑफ मनी। कंसिडरेशन फिक्स इन द फॉर्म ऑफ मनी, मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, करेंसी या करेंसी चेक होना चाहिए, कोई सर्विस या फिर बेनिफिट नहीं होना चाहिए। फिर मोड ऑफ ट्रांसफ़र, कन्वीनियंस का क्या रहेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। मोड ऑफ जो तरीका है उसको ट्रांसफ़र करने का, और डिपेंड करता है नेचर के ऊपर और वैल्यू के ऊपर। जैसे हमने बोला इंटेंजिबल होगा तो क्या, और इसकी वैल्यू अगर 100 से कम रहेगी, 100 से ज़्यादा रहेगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो लेस देन 100 अगर होगा, तो लेस देन 100 अगर रुपीज़ का अगर वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होगी इमूवेबल, तो उसका डिलीवरी या पोजेसन सफिशिएंट होगा ट्रांसफ़र करने के लिए। और उससे ज़्यादा होगा, 100 से ज़्यादा रुपीज़, 100 से ज़्यादा होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा थ्रू अ रजिस्टर्ड सेल डीड। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं फॉर वैलिड इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैलिडिटी ऑफ वैलिडली एग्जीक्यूटेड सेल डीड होनी चाहिए। उसके बाद डीड जो है वो राइटिंग में होनी चाहिए बाय द सेलर। जो सेल डीड होगी वो अटेस्टेड होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अकॉर्डिंग। सेलर्स और बायर्स की लाइबिलिटी, सेलर के राइट्स देखेंगे। इसमें सेलर का राइट क्या क्या है, तो राइट टू प्रॉफिट
रेंट एंड प्रॉफिट, जो भी ओनरशिप से पहले जो भी रेंट्स एंड प्रॉफिट्स होंगे वो सेलर के पास जाएंगे। और राइट टू इंटरेस्ट ऑन अनपेड मनी, जैसे कोई राइट ट्रांसफ़र हो गया है बाय द सेलर टू बायर, तो उसमें जैसे जो बायर जो है वो अभी तक पैसा पे नहीं कर पाया है, तो जो पैसा फुल्ली पेड नहीं कर पाया, जो पैसा रहेगा उस जो अनपेड अमाउंट रहेगा उसमें इंटरेस्ट जो ऐड होगा वो भी उसके लिए भी उसका भी हकदार रहेगा सेलर। दो तरह के हमारे राइट्स हो गए। पहला है एक रेंट और प्रॉफिट होगा, जो कि ओनरशिप ट्रांसफ़र होने से पहले एग्जिस्ट करता है, वो सेलर का रहेगा। और कोई भी अनपेड मनी है उसमें जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी सेलर का होगा। लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं सेलर की, तो जितने भी मटेरियल डिफेक्ट्स वगैरह रहेंगे, जो भी प्रॉपर्टी रहेगी उसको बताना पड़ेगा बायर को, ये उसकी ड्यूटी है, एक तरह से लाइबिलिटी है। प्रोड्यूस टाइटल डॉक्यूमेंट, शोज सच डॉक्यूमेंट टू बायर अपॉन द रिक्वेस्ट। टाइटल डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, उसको प्रोड्यूस करने अगर बोलेगा बायर तो करना पड़ेगा। आंसर एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट द टाइटल के वगैरह में अगर कोई भी क्वेश्चंस रहेगा जो बायर पूछेगा तो सेलर को ज़रूरी है आंसर करना। एग्जीक्यूट कन्वेंस मीन्स ट्रांसफ़र को ही बोलते हैं। तो ऑन द पेमेंट ऑफ द प्राइस ट्रांसफ़र ओनरशिप होगा तब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कन्वेंस, एक तरह से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा प्रॉपर्टी को। फिर प्रोटेक्ट दी प्रॉपर्टी एंड द डॉक्यूमेंट टिल द डिलीवरी जब तक नहीं होती तब तक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम बायर का रहेगा। टू डिलीवर द पोजेशन टू बायर एंड देयर नॉमिनी, जो सेलर रहेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिलीवर करेगा पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द बायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट्स हैं। तो पहला है कि बेनिफिट आएगा, जो भी ओनरशिप आने के बाद जो भी बेनिफिट रहेगा वो किसका, बेनिफिट या रेंट्स या प्रॉफिट रहेगा वो किसका रहेगा, बायर का रहेगा। और राइट टू इंटरेस्ट पेड ऑन मनी, राइट टू इंटरेस्ट ऑन द मनी पेड, राइट द बायर पेड द होल मनी। दोनों में हमारे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों के राइट्स। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक उसकी राइट रहेगी, और पैसा पूरा पे नहीं करेंगे तो अनपेड पैसा में इंटरेस्ट का राइट रहेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे रेंट पहला वाला भी सेम है यहाँ पे कि जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके बाद का रेंट प्रॉफिट वगैरह बायर के पास होगा। यहाँ पे अगर पूरा पैसा पे कर दिया है, बायर जो है पूरा पैसा कर दिया है, और जो सेलर है ना डिलीवरी को डिले कर रहा है या फिर पोजीशन दे नहीं रहा है, डिनाई कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बायर को वो पैसा देना पड़ेगा जो कि इंटरेस्ट रहेगा, और का जो भी पूरा पेड मनी है, जैसे बायर ने दे दिया सेलर को 1 CR किसी प्रॉपर्टी के लिए, बट उसको 1 साल तक पोजीशन ही नहीं मिला, तो पोजीशन नहीं मिला तो ये जो अमाउंट जो था उस पर तो इंटरेस्ट देगा ही देगा, प्लस जो 1 साल तक उसका जो भी रेंट वगैरह रहेगा वो भी देना पड़ेगा। और जैसे मान लें केस करते हैं ये, तो केस करने पे जो भी खर्चा आएगा वो भी देना पड़ेगा, तो ये सब उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी, एक तरह से बायर की लाइबिलिटी में आ जाएगा, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा, राइट्स में आ जाएगा कि उसका अधिकार है पाने का। उसके बाद राइट टू पे, हाँ लाइबिलिटी क्या क्या है, ड्यूटीज़ क्या क्या है बायर की, कि परचेज मनी को पूरा देना है जो कि डिसाइड किया गया था, एग्री किया गया था। बियर द डैमेज, अगर ट्रांसफ़र के बाद ओनरशिप, आफ्टर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नॉट कॉज बाय द सेलर। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी अगर खर्चे डैमेजेस अगर होते हैं प्रॉपर्टी को ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के बाद, उसको बियर करना भी ड्यूटी है बायर की। उसके बाद जो भी पब्लिक चार्ज है, प्रॉपर्टी टैक्स है, रेंट्स है, जो उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफ़र होने के बाद होगी, उसके लिए वो बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। बायर मस्ट पे ऑल द पोस्ट सेल चार्जेस।